हेलो एवरीवन, मैं आपके सामने आज क्लास 12 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का पहला अध्याय मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का एक मैं टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ। निश्चयवाद, पर्यावरण निश्चयवाद या नियतिवाद, इसके बारे में हम देखेंगे क्योंकि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। बोर्ड की परीक्षाओं में आपके बुक में इस प्रकार के जो मटेरियल्स है उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं आपके सामने ऐसे ऐसे प्रश्नों को जो बोर्ड में पूछे गए हैं उसको हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नियतिवाद या पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा का जो जन्म होता है दोस्तों, वह 18वीं और 19वीं शताब्दी में जर्मनी में हुआ था। इस विचारधारा के जो प्रतिपादक थे या जन्मदाता थे वह फ्रेडरिक रेडजेल हैं। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी एंथ्रोपोजोग्राफी, जो 1882 में प्रकाशित होती है। उसी में मानव भूगोल का जन्म होता है और उसी में पर्यावरण निश्चयवाद का भी जन्म होता है। इन्होंने कहा था जो मानव है वह पर्यावरण से प्रभावित होता है, जिसके सभी कार्य मुख्य रूप से नियंत्रित होते हैं पर्यावरण के द्वारा। ठीक है। इस विचारधारा के समर्थकों को जियोक्रेटस कहा जाता है। ठीक है। इस विचारधारा के जो समर्थक होते हैं उनको जियोक्रेटस कहा जाता है। वारेनियस, फास्टर्स, कार्ल रिटर, फ्रेडरिक रेडजेल, कुमारी एलन चर्चिल सैम्पुल, जीन बोधिन, हमवोल्ट, हंटिंगटन ने वातावरण के तत्वों को प्रधानता दी और मानव को प्रकृति से नियंत्रित बताया। ये जितने भी भूगोलवेत्ता हैं यहाँ पे, वो सभी पर्यावरण निश्चयवाद या नियतिवाद या निश्चयवाद से संबंधित हैं। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं। डिमोलियंस समाज को वातावरण द्वारा निर्मित बताया है। उन्होंने कहा था कि जो समाज है वह वातावरण द्वारा ही निर्मित हुआ है। उसी तरह कुमारी सैम्पुल ने कहा कि मनुष्य को उन्होंने भूतल की उपज बताया है। ठीक है। कुमारी सैम्पुल जो थी एलन चर्चिल सैम्पुल, जो अमेरिकी भूगोलवेत्ता थी, जो रेडजेल की शिष्या भी थी। ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि जो मानव है वो भूतल की उपज है। आगे कहते हैं हंटिंगटन कहते हैं जलवायु को हंटिंगटन जो थे उन्होंने जलवायु को सर्वोपरि मानते हुए, ठीक है, बताते हैं कि मनुष्य प्रत्येक क्षण प्रकृति पर निर्भर रहता है। जो मनुष्य है वह प्रत्येक क्षण प्रकृति पर निर्भर होता है और उसके जितने भी खान पान होते हैं, वेशभूषा होती है, वह प्रकृति द्वारा ही नियंत्रित होती है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आखिर रेडजेल कहते हैं रेडजेल का लिखते हैं आगे कि प्रकृति पेड़ के समान है और मानव एक पक्षी के समान है। उन्होंने आगे लिखा है पक्षी चाहे कितनी भी ऊंची उड़ान क्यों न भर ले, अंततः उसे आश्रय तो वृक्ष पर ही लेना पड़ेगा। ठीक है। मानव कितनी भी प्रौद्योगिकी करके, यहाँ इसका अर्थ यहाँ पे ये निकलता है कि मानव कितनी भी प्रौद्योगिकी क्यों न कर ले, वो कितनी आकाश में उड़ाने क्यों न भर ले, अंततः उसको लौट कर हार मान कर उसको उसी वृक्ष पर अपना आश्रय लेगा। ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है। आगे कुमारी सैम्पुल ने लिखा है कि मानव का जन्म पृथ्वी से हुआ है और वह पृथ्वी का शिशु है। आगे उन्होंने फिर लिखा है कि मनुष्य मोम या प्लास्टिक के पुतले के समान है जिस पर वातावरण का भरपूर प्रभाव पड़ता है तथा वह उसी भांति अपने आप को ढाल लेता है। ठीक है। अपने आप को उसी भांति ढाल लेता है क्योंकि मानव के ऊपर पर्यावरण का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि वह पर्यावरण के अंदर ही जो सब कुछ उपलब्ध होते हैं, मानो
अगर जो पर्यावरण जब गर्मी ज़्यादा होती है तो मानो उसको अपने आप को सहन करता है, ठंडी पड़ती तो अपने आप को सहन करता है, गुफाओं में जाके रहता है, किसी तरह से अपने आप को मुख्य रूप से उस ऋतु से या उस ठंड से बचाता है। उसी तरह से जिस तरह से एक व्यक्ति किसी प्लास्टिक के खिलौने को जिस तरह चाहता है उस तरह से उसको बनाता है। आगे लिखा गया है कि प्रकृति का मनुष्य पर नियंत्रण एवं निरंतर निश्चयात्मक प्रभाव पड़ता है और इस कार्य में प्रकृति की भांति शोरगुल नहीं मचाती, वरन वह शांत व मूक रहती है। मतलब जो प्रकृति है मानव की तरह शोरगुल नहीं मचाती है, वह मुख्य रूप से मानव के ऊपर अपना प्रभाव डालती है, उसकी क्रियाओं को प्रभावित करती है, उसके खान पान को प्रभावित करती है, उसके वेशभूषा को प्रभावित करती है। जिस तरह का जैसा जहाँ का पर्यावरण होगा वहाँ के मनुष्यों का वैसा ही खान पान होगा। अगर उदाहरण के रूप में हम देखें, उष्ण मरुस्थलों में जो लोग रहते हैं वह मामूली से कपड़े पहनते हैं, बहुत ही कम कपड़े पहनते हैं, ठीक है। जो अधिकतम खानाबदोश लोग होते हैं, जनजाति लोग होते हैं, जैसे कालाहारी मरुस्थल के बुशमैन, ठीक है, वह पूरी तरह से निर्वस्त्र होते हैं, काली अपने गुप्तांगों को ढके हुए होते हैं। जबकि क्योंकि वहाँ पर पर्यावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, और उसी पर्यावरण के प्रभाव से वो अपने आप को अनुकूलित करते हैं। वहाँ पे खाना भी नहीं होता है, तो इसी कारण उन क्षेत्रों में जहाँ पे मुख्य रूप से चरम जलवायु पाई जाती है, उन क्षेत्रों में अपने आप को अनुकूलित करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल ढलना पड़ता है। अगर एस्किमो की बात करें, ध्रुवीय क्षेत्रों में, वहाँ पे भी किसी प्रकार की कृषि क्रिया नहीं होती है, लोग अखेटक जीवन जीते हैं। वो भी वहाँ पे चरम जलवायु है, जिसके कारण लोग उसी जलवायु को अपना एक मुख्य रूप से दिनचर्या बना लिए हैं। वहाँ के जो उत्पाद हैं, उत्पाद का अर्थ वनस्पति से भी हो सकता है और जीव जंतु से भी हो सकता है। तो अधिकतर लोग वहाँ पे शिकारी जीवन जीते हैं, क्योंकि वहाँ पर वनस्पतियाँ कम और शिकार मतलब जीव जंतु अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो जो एस्किमो होते हैं वो शिकार करते हैं, रेनडियर का करते हैं, सील का करते हैं, वालरस का करते हैं, विभिन्न प्रकार के पक्षियों को करते हैं। तो वहाँ पर देखने को मिलता है कि वहाँ जो प्रचंड जलवायु है, क्योंकि वहाँ पे जो ठंड रहती है हर समय जो तापमान होता है वो माइनस के आसपास होता है, वो माइनस से बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, 50 के आसपास भी चला जाता है। क्योंकि उस प्रकार के जलवायु में अपने आप को समायोजित करने के लिए या अनुकूलित करने के लिए वहाँ के वेशभूषा में आपको ढलना पड़ेगा। और एस्किमो जो लोग होते हैं वहाँ पे अपने खान में सबसे ज़्यादा मांस का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई वनस्पति नहीं उगती है तो गर्मियों में उगती है, वो भी 2.5-3 महीने का समय होता है, जिसके कारण वह लोग शिकार पे ज़्यादा निर्भर होते हैं, क्योंकि उनको भारी मात्रा में कैलोरीज चाहिए उस ठंड से बचने के लिए। तो जानवरों को शिकार करने के लिए जो एस्किमो लोग होते हैं वह मुख्य रूप से हार्पून का इस्तेमाल करते हैं, जो एक प्रकार का भाला होता है, जिसको रेडियर को मारने के लिए, सील को मारने के लिए। सील मछली होती है जो समुद्रों में रहती है, वालरस भी होता है समुद्रों में होता है। जब गर्मियाँ आती है तो बर्फ़ पिघलता है तो वह समुद्रों से निकलकर स्थल पे आते हैं धूप लेने के लिए, फिर उनका वह शिकार करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये जितने भी हमने यहाँ पे नोट किए हैं आपको नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है। जितने भी आपको ये उपलब्ध करा रहे हैं ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चाहे वो आपके हम्बोल्ट हो गए, चाहे हंटिंगटन हो गए, चाहे डीमोलिन्स हो गए, चाहे कुमारी सैंपल होंगे, चाहे रेड जेल होंगे, इनके कथनों को आपको याद रखना है, ठीक है। किसने क्या कहा था और इसका अर्थ क्या होता। बोर्ड की परीक्षा में ये भी पूछ लिया गया इसकी व्याख्या करने के लिए कि मानव भूतल की उपज है, इस कथन की व्याख्या करें, ठीक है। थोड़ा इसकी हम व्याख्या भी कर देते हैं। यहाँ पे लिखा गया है मानव भूतल की उपज है।
इसका बच्चा है। तो कुमारी सैंपल ने कहा था कि जो मानव है वो भूतल की उपज है, उसका बच्चा है शिशु है। इतना तक ही नहीं, आगे सैंपल कहती हैं कि मानव प्रकृति ने मानव के सामने बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी की हैं। उस समस्याओं का प्रकृति ने मानव को हल भी बताया उसके कान में। समुद्रों पर रहने वाले मानव को प्रकृति ने मजबूत बाजू दिया है, जिसके कारण वह नाव के पतवार को चला सके। मैदानों में रहने वाले लोगों के लिए प्रकृति ने उपजाऊ मैदान दिया है, जिसके कारण वह उसको सींच के अनाज उगा सके। और पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए मजबूत पैर दिया है, जिससे वह पहाड़ों पर ऊपर चढ़ सके और नीचे उतर सके। और इसके साथ ही साथ यहाँ तक भी कहा है कि मानो धूल का बच्चा, इस पृथ्वी की धूल का बच्चा ही नहीं, प्रकृति ने उसका लालन पालन भी किया है, उसकी समस्याओं को भी मुख्य रूप से उसके समस्याओं को हल भी किया है। तो ये सभी बातें उन्होंने कहा था अपनी पुस्तक में। इनकी जो पुस्तक थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जो 1911 में प्रकाशित होती है, भौगोलिक वातावरण का प्रभाव, ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट। तो ये एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी और जब ये जर्मनी जाती हैं तो यह रेड जेल के संपर्क में आती हैं और उन्हीं के अंडर ये PhD करती हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जो हमने सभी बातें बताई हैं। और मानव भूगोल के कुछ आपको जो परिभाषाएं हैं उनको याद रखना है, रेड जेल की और एलन चर्चिल सैंपल की, क्योंकि ये भी परिभाषाएं बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। बोर्ड में ये भी परिभाषाएं पूछा जाता है, तो उसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज हमने देख लिया निश्चयवाद, पर्यावरण निश्चयवाद और नियतिवाद क्या है। सब एक ही है, ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग समझना, सब एक ही है। इसके जो जन्मदाता हैं या प्रवर्तक है वो फ्रेडरिक रेडजेल है, जो जर्मन से संबंधित है, जर्मन स्कूल से, ठीक है। इसके अंतर्गत आने वाले जो भी समर्थक हैं उनको जियोक्रेटस कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक, आपको ये पूरा ध्यान रखना है कि कौन कौन से किसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक लेके आएंगे इसी से संबंधित होगा संभववाद, ठीक है। उसके बाद हम नॉन निश्चयवाद लेके आएंगे। नॉन निश्चयवाद तो बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, उसको भी हम लेके आएंगे आपके सामने इसी तरह नोट्स के साथ, और आपको हेल्प भी होगी बोर्ड की परीक्षा में। अगर आपको मेरा यह कार्य अच्छा लग रहा है, आपको नोट्स उपलब्ध हो रहे हैं, आपको मिल रहे हैं सभी सुविधाएं, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उसकी भी हेल्प हो सके, ठीक दोस्त, ठीक है। धन्यवाद।